नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है कि भारत ऑस्ट्रिया संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ऑस्ट्रिया संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि इस वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों का 50वां वर्ष है। दूसरा स्टेटमेंट है स्टार्टअप ब्रिज। स्टार्टअप ब्रिज दोनों देशों के नवाचार और स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र को जोड़ेगा। तीसरा स्टेटमेंट है दोनों देशों का लक्ष्य 2070 तक जलवायु तटस्थता हासिल करना है। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। इस वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों का 50वां वर्ष नहीं है, 70 वर्ष है। इस वर्ष 70 वर्ष, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। स्टार्टअप ब्रिज दोनों देशों के बीच नवाचार और स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र को जोड़ेगा, ये बिल्कुल सही है। दोनों देशों का लक्ष्य 2070 तक जलवायु तटस्थता हासिल करना है, ये गलत है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। इसकी व्याख्या देखते हैं। अभी वर्तमान में हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा रूस और ऑस्ट्रिया का दौरा किया गया था। तो वियना में, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, उन्होंने कहा कि भारत जो है, मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया की नज़र भारत पर है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि जो मासूम बच्चों की मौत दर्द और दिल को चीर देती है, ये कहा आपको। ये एक्चुअली उसके पहले, वियना के पहले प्रधानमंत्री जो थे वो पुतिन से मिलने गए थे, तो उन्हीं के संदर्भ में ये बातें सब कही। अगर ऑस्ट्रिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रिया में जून 1983 के बाद पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया है, यानी कि टोटल 40 साल बाद भारत का प्रधानमंत्री के द्वारा ऑस्ट्रिया की यात्रा की गई है। इसके पहले इंदिरा गांधी ने जून 1983 में जो है ऑस्ट्रिया की यात्रा की थी। ये भारत के बीच, दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों का 75वां वर्ष है। तो 50 जो ऑप्शन में दिया है वो गलत है, 75वां वर्ष है। ठीक है। इसलिए कथन एक जो है वो सही नहीं है। ऑस्ट्रिया जो है एक यूरोपीय देश है जो नाटो का हिस्सा नहीं है। याद रखिएगा कि ऑस्ट्रिया जो है वो नाटो का हिस्सा नहीं है। दोनों नेताओं ने अपने देशों के बीच गहरे आर्थिक और तकनीकी सहयोग को एक रणनीतिक लक्ष्य के रूप में मान्यता दी। इस संदर्भ में उन्होंने पहली बार उच्च स्तरीय द्विपक्षीय व्यापार मंच का स्वागत किया, जो यात्रा के दौरान वियना में आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न उद्योगों के सीईओ ने भाग लिया। यानी कि भारतीय सीईओ ने भाग लिया वियना में। पहली बार जो है वो आयोजित किया गया था। बहुत सारे स्टार्टअप्स के सीईओ जो थे उनके द्वारा ये इस आयोजन में भाग लिया गया था। नेताओं ने स्टार्टअप ब्रिज के माध्यम से दोनों देशों के नवाचार और स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र को जोड़ने की पहल का स्वागत किया, जिसे फरवरी 2024 में ऑस्ट्रिया के श्रम और अर्थव्यवस्था मंत्री की भारत यात्रा के दौरान स्थापित किया गया था। तो ये ऑप्शन में दिया गया है कि स्टार्टअप ब्रिज तो स्टार्टअप ब्रिज जो है वो फरवरी 2024 में, जब ऑस्ट्रिया के श्रम और अर्थव्यवस्था मंत्री भारत आए थे, तो उस समय इस ब्रिज का जो है शुभारंभ किया गया था। और इसी ब्रिज के दूसरे कनक्लेव में वियना में भारतीय स्टार्टअप के सीईओ के द्वारा भाग लिया गया था। ठीक है। तो जून में जो हुआ था, जून में ऑस्ट्रिया में भारतीय स्टार्टअप के एक समूह की सफल यात्रा भी हुई थी। तो ये आपको हो जाएगा कथन 2 जो है वो सही है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों और वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे सीमित करने के लिए प्रतिबद्ध देशों के रूप में नेताओं ने माना कि इससे जलवायु परिवर्तन के जोखिम और प्रभाव में काफ़ी कमी आएगी। उन्होंने 2050 तक, 2050, 70 नहीं, 2050 तक जलवायु तटस्थता के लिए यूरोपीय संघ के बाध्यकारी लक्ष्यों और 2040 तक जलवायु तटस्थता हासिल करने की ऑस्ट्रियाई सरकार की प्रतिबद्धता और 2070 तक शून्य
शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। ऑस्ट्रिया का जो लक्ष्य है वो 2040 तक है। भारत का जो लक्ष्य है वो 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन को अचीव करना है, और ये 2050 तक जो है वो यूरोपीय संघ का लक्ष्य है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन जो 3 है वो गलत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अति पर्यटन से पीड़ित है और पर्यटकों से घर जाने का आग्रह कर रहा है। तो ये स्पेन जो है अति पर्यटकों से पीड़ित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्पेन में हाल ही में कुछ 2800 प्रदर्शनकारी जो है वो सड़कों पर उतर गए और पर्यटकों से घर जाने के लिए आग्रह करने लगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने पोस्टर के माध्यम से कहा कि आप अपने अपने घर चले जाइए। प्रदर्शन का उद्देश्य था अति पर्यटन की ओर ध्यान आकर्षित करना। यह कुछ नागरिकों के लिए नाखुशी से उपजा एक समस्या है जो मानते हैं कि पर्यटन ने इसमें स्पेनिश अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है, लेकिन इसके बहुत सारे नकारात्मक परिणाम भी हुए हैं। निवासियों ने नारे लगाए और पोस्टर लगाए जिन पर लिखा था पर्यटन शहर को मार रहा है, और बर्सिलोना जो है वो बिक्री के लिए नहीं है। पर्यटन शहर को मार रहा है और बर्सिलोना जो है वो बिक्री के लिए नहीं है। बार्सिलोना की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो यह पर्यटन महत्वपूर्ण है। यह होटल और रेस्तरां जैसी कंपनियों का समर्थन करता है, लेकिन बढ़ती मांग के कारण यह लागत भी बढ़ाता है। बार्सिलोना में मुख्य चिंताएं जीवन यापन की बढ़ती लागत और आवास की समस्या है, इसलिए विकल्प डी जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है कि समाचारों में आने वाले स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समाचारों में आने वाले स्थान और कौन से देश। तो तेल अवीव इजराइल, ये बिल्कुल सही है। तेल अवीव अभी इजराइल में जो है वो हमले चल रहे हैं। टोफिनो इंडोनेशिया, टोफिनो इंडोनेशिया, भिंडनाओ भिंडनाओ फिलीपींस। उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म सही हैं? तो केवल 2 है। ये टोफिनो जो है वो इंडोनेशिया नहीं है, ये आपको जो है कनाडा है। तो तेल अवीव इजराइल है, टोफिनो जो है वो कनाडा है, और भिंडवाना जो है वो आपको भिंडनाओ जो है वो फिलीपींस की का जगह है। अगला क्वेश्चन है कि गलवान घाटी, देप्सांग, डेमचोक और जियानान दाबन विवादित क्षेत्र है भारत और चीन के। भारत और चीन के गलवान घाटी से पता है कि गलवान घाटी जो है वो भारत और लद्दाख में जो है, और हाल 2019 में जो है भारत और चीन के सैनिकों के बीच बहुत बड़ी वहाँ पे लड़ाई हुई थी, जिसमें काफ़ी सारे सैनिक जो है वो शहीद हो गए थे। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में जमीनी स्थिति से संबंधित मुद्दों को ठीक से संभालने के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ हाथ मिलाने की तत्परता दिखाई है। हाल ही में भारतीय एनएसए जो हैं अजीत डोभाल, उनकी जो है विदेश मंत्री, चीन की विदेश मंत्री के साथ वार्ता हुई है, और उसमें दोनों ने सहमति जताई है कि जो विवादित मुद्दे हैं उनको हम लोग मिल के साथ उसका जो समस्या का समाधान निकालेंगे। भारत के हालिया संसदीय चुनाव के बाद प्रधानमंत्री द्वारा अपने 3.0 मंत्रिमंडल के गठन के बाद से यह भारतीय और चीनी अधिकारियों के बीच पहली उच्च स्तरीय बैठक थी। चीनी सेना के अनुसार दोनों पक्ष अब तक पूर्वी लद्दाख में 4 सीमाओं, जैसे जिसमें गलवान घाटी, पैंगोंग झील, हॉट स्प्रिंग, जियानान दबांग से हटने पर शामिल हो गए हैं। गलवान घाटी पे विवाद था, पैंगोंग झील पे, हॉट स्प्रिंग, जियानान दबान जो है ये भी जो है गोगरा में पड़ता है, से हटने पर सहमत हुए हैं। भारत पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पर देप्सांग और डेमचोक क्षेत्रों से हटने का दबाव बना रहा है, यह तर्क देते हुए कि सीमा की स्थिति विषम बनी हुई है, जबकि चीन के साथ उसके संबंधों में सामान्य स्थिति बहाल नहीं हो सकती है, इसलिए विकल्प सी जो है वो सही है। तो इसमें क्या है कि अभी विवाद का क्षेत्र 2 क्षेत्र हैं, एक है देप्सांग और एक है डेमचोक। तो इस पे है चीन के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, और भारत कह रहा है कि नहीं, ये आप यहाँ से पीछे हट जाइए।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने और मानवाधिकारों के सम्मान को बढ़ावा देने में सहयोग करना, राष्ट्रों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने का केंद्र बनना। उपयुक्त में से कितने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उद्देश्य हैं? तो ये आपको सभी चारों हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने और मानवाधिकारों के सम्मान को बढ़ावा देने में सहयोग करना, चौथा है राष्ट्रों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने का केंद्र बनना। इसकी व्याख्या देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसमें मानवीय कार्यकर्ताओं और संयुक्त राष्ट्र कर्मियों पर हमले की कड़ी निंदा की गई है और मांग की गई है कि सभी लड़ाके अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार उनकी रक्षा करें। यूएनएससी की प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। यूएन चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के 4 उद्देश्य हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने, मानवाधिकारों के सम्मान को बढ़ावा देने में सहयोग करना, राष्ट्रों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने का केंद्र बनना। इसलिए विकल्प डी जो है वो सही है। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए धन्यवाद।